बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हर तरफ चहमगोइयाँ हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो तकरीर की और जिस तरह से वो इदारों के सरबराहान पर हमलावर हुए, आखिर इसकी क्या वजह है? इससे पहले उन्होंने इस तरह क्यों नहीं किया? अब बहुत सी बहस हो रही है कि अच्छा जी, ये टेलीविज़न पर नहीं दिखाया गया क्योंकि इजाज़त नहीं थी, तो उन्होंने फिर जनाब सोशल मीडिया पर ये तकरीर की। अब कुछ बातें सोशल मीडिया पर ही हो सकती हैं, जो कुछ उन्होंने कर दिया तो ये अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो आ नहीं रहा, तो सोशल मीडिया पर आ रहा है। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने बड़ी जज्बाती तकरीर कर दी, इस हद तक चले गए, कोई सोच नहीं सकता था, ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या और आखिरी वक्त तक क्या बातें होती रहीं, क्या सोचा जाता रहा। लेकिन इस पर जाने से पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चंद लम्हों में सारी कहानी किस तरह से बदली। सवाल पूछ रहे हैं लोग, सही पूछ रहे हैं कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये बातें उस वक्त क्यों नहीं की जब सारी इनकी पार्टी ने इनके कहने पर एक्सटेंशन के हवाले से वोट दिया, और ये इतना अरसा चुप भी रहे, बाहर भी चले गए, खामोश भी रहे। और ये अचानक क्या हुआ है कि इन्होंने इस तरह से हमले शुरू कर दिए हैं इदारों के सरबराहान पर, उनके नाम लेने शुरू कर दिए हैं, उन पर गद्दारी के मुकदमे चलाने की बात करना शुरू कर दी है। आखिर क्या वजह हुई? देखिए, एक बात बड़ी अहम है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये जो काम किया है, ये मायूसी की इंतहा को पहुंचने के बाद किया है। किस बात पर मायूसी हुई है, किस तरह वो इंतहा पर पहुंचे हैं, और क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, उसके लिए मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ जो आप खुद चेक कर सकते हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम सब की समझ में आ जाएंगी। एक बहुत ही अहम शख्सियत पीडीएम की, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसको नाम दिया गया है, 11 जमातों का जो इतिहाद है, उसमें एक अहम पार्टी और उसके अहम तरीन लीडर वो मिसिंग थे, गायब थे। और इसका ज़्यादा चर्चा शुरू में नहीं हुआ, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे पूछते रहे कहाँ हैं कहाँ हैं। फिर अचानक इसका जब कोई जवाब नहीं आया, किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो उन मौसूफ़ की एक ट्वीट सामने आती है जिस पर लोग बड़े जज्बात का इजहार करते हैं कि ओहो क्या डिसेंट ट्वीट है, क्या बात है। क्यों वो साहब नहीं आए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये हैं जनाब मोहसिन दावड़ साहब, पीटीएम के सरबराह हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसको कहा गया, और अब ये पीडीएम भी बन गई है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। वो पीटीएम है, ये पीडीएम है। अच्छा, अब मोहसिन दावड़ साहब कह रहे हैं, मैं भी सोचने लग गया कि भाई ये मोहसिन दावड़ साहब किधर मिसिंग हो गए, क्या हो गया। इन्होंने तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर शायद इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर करनी थी, तो ये तो बड़े सूटेबल थे मरीम साहिबा के लिए, दीगर लोगों के लिए, कि चलो यही बोलेगा ना, हमें नहीं बोलने की ज़रूरत पड़ेगी उस तरह, हम प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे इदारों पर ऐसे लोगों को बुलाकर। तो इनको बुलाया ही नहीं गया, इनको नून लीग की तरफ से बुलाया ही नहीं गया, दावत ही नहीं दी गई। मेज़बानी कर रही थी नून लीग, ये जो गुजरांवाला में जलसा था पीडीएम का, नून लीग ने यहाँ पर मेज़बानी की, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो फिर हाथ किया है, मुझे उनकी वो नाराज़गी याद आ गई जिन्होंने कहा था कि ये क्या है, इस तरह तो हमारे साथ पैमरा वाले नहीं कर रहे जो आप सलूक कर रहे हैं, कि मेरी तकरीर नहीं आप दिखा रहे। वही हाल उन्होंने सरबराह का किया है, पीडीएम के सरबराह तो उनको बना दिया, लेकिन जैसा नून लीग में राजा ज़फ़रुल हक को बनाया हुआ है, बिल्कुल उस तरह उन्होंने फजलुर रहमान साहब के साथ सलूक कर दिया। रात के 1:30 बजे उनकी बारी आई और लोग छोड़कर जा चुके थे, लोग छोड़कर चले गए, बस उनके चंद अपने लोग थे या कुछ और लोग थे, बाकी तो सब चले गए थे। एक तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की इतनी लंबी तकरीर, उन्होंने जो भड़ास निकालनी थी, वो जिस तरह मोहल्ले में कोई लड़ाई हो जाए तो वो करता है ना, वो तुमने ये किया, वो फ़लाँ ये किया, ऐसे है, मैं आज सारा कुछ बोलूँगा, आज पता नहीं किस तरह मुझे ये नसीब हो गया है जलसा, बाहर बैठा हूँ तो वो अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 शुरू हो गया था, और उसी तरह से अब वहाँ से बैठकर वो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए सारी पार्टी चलाना चाह रहे हैं, और वो पैसा और सारा कुछ चले। तो वो इतनी लंबी तकरीर, फिर लोगों को इंतज़ार, फिर जनाब मरीम साहिबा, पहले दूसरों की तकरीर होगी, और ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो उन्होंने जिस तरह से अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं, गैर अखलाकी गुफ्तगू कर दी है। बहरहाल, तो उसके बाद फिर मरीम साहिबा, फिर बिलावल, और जनाब फिर जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की बारी आई तो जनाब तब तक तो सारा पंडाल उजड़ चुका था तकरीबन। अच्छा खैर, मोहसिन दावड़ साहब लिख रहे हैं जी, बेस्ट विशेज़ फॉर पीडीएम गुजरांवाला जलसा, मे इट प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वी स्टिल हैव a long way to go for complete civilian supremacy
and real democracy in this country. Every step in that direction needs to be cherished and supported. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जनाब PDM के गुजरांवाला जलसे के लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की तारीख़ का, और हमारे लिए भी बहुत लंबा रास्ता है कि जो है सिविलियन सुप्रीमेसी हो, सिविल हुक्मरानी हो और मुल्क में जमहूरियत हो, और इस हवाले से जो भी कदम उठाया जाए उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इस पर कहा जा रहा है कि जी देखें, मोहसिन दावड़ को अगरचे नहीं बुलाया नून लीग ने, तो फिर भी उनकी कितनी ग्रेस है कि वो फिर भी कह रहे हैं कि जी मेरी बेस्ट विशेस है। अच्छा, नून लीग ने क्यों नहीं बुलाया, और मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने खावंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को गाड़ी से क्यों निकाला और उनको कहा कि जी आप जाएं और अगली गाड़ी में जाकर बैठें और रास्ता क्लियर करवाएं और इस तरह, और फिर ड्राइविंग के लिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब को क्यों बुला लिया। और ज़ुबैर साहब, ये सब चीज़ें जुड़ती हैं आपस में। मियां नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर, उसमें जिन्होंने बातें कही हैं वो, ज़ुबैर साहब का गाड़ी में होना वो, और ये मोहसिन दावड़ वाला मामला, ये सब चीज़ें जुड़ती हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ क्या हुआ। अच्छा, अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब आप जानते हैं तर्जुमान हैं अब मरीम साहिबा के और नवाज़ शरीफ साहब के, वही तर्जुमान जो मुलाकातें कर चुके हैं, और उसमें DGISPR की तरफ से भी वो बात आ गई कि जब ये डिनाइल किया गया जी मुलाकातें, हमारे तो कोई तर्जुमान नहीं गए, कोई मुलाकातें नहीं की, और जब नवाज़ शरीफ साहब ने कह दिया जी कोई ना मिले किसी से, तो जो मिल चुका है, जो इनके कहने पर जाता रहा है, और बाद में उसने तस्दीक भी कर दी, पहले नहीं माना, मोहम्मद ज़ुबैर साहब पहले नहीं माने, फिर बाद में मान गए, और पहले कहा जी नवाज़ शरीफ और मरीम साहबा के हवाले से तो कोई बात नहीं हुई, फिर वो भी कहा जी वहाँ जाएंगे तो वही बात होगी। पहले मरीम साहबा कहती नहीं कोई हमारा शख्स नहीं गया, कोई तर्जुमान नहीं गया, कोई नहीं मिला, फिर बाद में कहती नहीं जी मेरे हवाले से बात हुई थी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बात हुई थी। तो अब याद रखिए DGISPR ने क्या कहा था कि जी 2 मुलाकातें हुई और इसमें मरीम साहबा और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ही बात हुई, और आर्मी चीफ़ का बड़ा वाज़े था इसमें जो उनका बयान था, जो बात उन्होंने कही कि जो मामलात आपके कानूनी हैं वो आप अदालत में देखें, और जो सियासी हैं वो पार्लियामेंट में, हमें आप इससे अलहदा रखें। अब आप खुद समझदार हैं कि होता क्या रहा कि जी हमारे साथ आ जाओ। आज बिलावल भी कह रहे थे कि जनाब अब हम सेम पेज पर हैं तो आपको भी हमारे साथ इसी पेज पर आना होगा। अब मियाँ साहब चाहते हैं कि मैं अपोजिशन में हूँ, मैं जहाँ भी हूँ इदारे मेरे साथ खड़े हों, हुकूमत के साथ नहीं। आइन और कानून में हूँ, मैं जिस तरफ हूँ वहीं पर हो। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, चाहे मैं हुकूमत में हूँ चाहे मैं अपोजिशन में हूँ। अच्छा, बनती इनकी किसी से भी नहीं, जब ये हुकूमत में आ जाएं किसी से नहीं, किसी आर्मी चीफ से आज तक नहीं बनी, किसी सदर से नहीं बनी। आप देख लें फ़ारूक लगारी होते थे, उनसे नहीं बनी, गुलाम इसाक़ खान से नहीं बनी, किसी आर्मी चीफ से इनकी नहीं बनी, कभी नहीं। वो अब आज भी अगर इनको कभी इक़्तिदार मिल गया, आप देखिएगा यही कुछ होगा। तो जनाब ज़हीरुल इस्लाम साहब की भी तरदीद आ गई कि जनाब मैंने तो कोई इस्तीफ़ा नहीं मांगा, वो अलग है। फिर ये कि जी अब्दुल कदीर खान साहब ने भी कहा, समन बारिक मंद ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, जो मिसाइल के बारे में जब कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो अलग मामला है। अच्छा, मुशर्रफ साहब वाला वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उनको जिस तरह निकालना था वो उनसे भी नहीं बनी। अब राहिल शरीफ से भी नहीं बनी जब ये थे, ज़हीरुल इस्लाम भी जनाब वो भी नहीं ठीक थे। अच्छा, उसके बाद कहते थे कि जी हमने बड़ा अपना बंदा लगा दिया है ISI में, जनाब नवीद मुख्तार साहब थे, वो भी ठीक नहीं थे। यानी कोई आदमी ठीक नहीं मिलता इनको, जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो सारे बुरे, और यानी फ़ौज में इनको सरबराह कोई नहीं अच्छा मिलता, और उसके बाद जब ये कोई भी हो फिर अदालतें इनको अच्छी नहीं मिलती, और जब इनके खिलाफ फैसले देने लग जाएँ, फिर जो नैब खुद बनाया था इन्होंने 1999 में, वो भी बाद में अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगर इनके बारे में आता है, वरना बड़ा अच्छा था इनके दौर में। तो जो भी इनके खिलाफ हो। अच्छा, अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की कहानी हम उस पर बात कर रहे थे कि ज़ुबैर साहब जो हैं वो क्यों साथ थे, मरीम साहबा के साथ गाड़ी में कौन था। तस्वीर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर बड़ी आई हैं, मरीम साहब ने खुद खींची हैं। अब सार आलम साहब थे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, मरीम साहबा की फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, ड्राइव कर रहे थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब। कैप्टन सफदर साहब को उन्होंने भेज दिया, जाओ जी। उसके बाद ज़ुबैर साहब गाड़ी चलाने लगे। अब किससे फ़ोन पर बातें हो रही थी, क्या कुछ होता रहा, किससे क्या बातें, आखिरी वक्त तक। अब मोहसिन दावड़ साहब को ना बुलाना किसी को खुश करने के लिए था, ये किसी को पैगाम था कि अब भी वक्त है, नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर हमने करवा देनी है, अब भी वक्त है कि देखिए हम आपको थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं कि हमने मोहसिन दावड़ को नहीं बुलाया।
उसको नहीं लेकर आए, वरना उसने बड़ी सख्त तकरीरें करनी थी आपके ख़िलाफ़, तो हमने उसको नहीं बुलाया। अब भी हमें आप रास्ता दे दें, अब भी हमारे साथ आकर खड़े हो जाएं, अब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाएं, अब भी इस हुकूमत को निकालने के लिए हमारा साथ दे दें। तो जब वहाँ से फिर वो जो चलता रहा है सारा मामला, वो फिर बात नहीं बनी, वहाँ से फिर जब मायूसी मिली है और जवाब वही आया है कि आइन और कानून ही है जो है, अपना हमें ना इन्वॉल्व करें। तो जब वो नहीं सुनी गई तो उसके बाद ये हुआ कि जी लिख कर दिया कि जी किसी मफरूर इश्तिहारी की तकरीर नहीं होगी, लेकिन फिर नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर हुई। अगर नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर पक्का था, मरीम साहब ने कह दिया था, तो मोहसिन दावड़ को क्यों नहीं बुलाया? इतना अहम आदमी जिसके बारे में फ़रदुल्लाह बाबर साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है जी हम तो बुलाएंगे कराची में, नून लीग ने नहीं बुलाया। पहले उसको नहीं बुलाया, लेकिन फिर उससे भी 10 कदम आगे नवाज़ शरीफ साहब से तकरीर करवा दी। तो पहले यही था कि आखिरी वक्त तक दिखाना था कि अभी भी हमारे साथ आ जाएं। वही मामला 2 साल जो चलता रहा, भेज भेज के पैगामात कि शायद अब सुनी जाए, शायद अब सुनी जाए, तो वो बात नहीं हुई। तो फिर APC करवाई, वहाँ पर तकरीर की। अब भी वो कह रहे हैं कि जनाब आ जाओ हमारे साथ। ये अब भी नवाज़ शरीफ साहब सब गिले शिकवे दूर, अब आप मुल्क में कू लगा दें और नवाज़ शरीफ साहब कहें जी लंदन से आप आ जाएँ, और वो बड़े खुश हो जाएंगे कि आ जाएँ, आपको हम प्लेट में रख के वज़ारत उज़्मा दे देते हैं, ये सारा मुल्क आपका है, बिल्कुल ठीक है, सारे केसेस ख़त्म। वो इफ्तिखार चौधरी वाला कोई मामला हो जाए तो मियाँ साहब बल्ले बल्ले सब कुछ ठीक हो, फिर अदालतें भी ठीक हो जाएंगी। अब अदालतें भी बुरी हैं कि जी खिलाफ फैसले देती हैं, अब इलेक्शन कमीशन भी बुरा है, ये सब कुछ। अब देखिए यहाँ दलील तो कोई क्या किसी ने सुननी है कि आपने जब करना है मिलाइन इदारों को तो आप करते जाएं, किसी का नाम लेना है लेते जाएं, कौन पूछने वाला है। अब ये जी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है, ख़ासतौर पे भारत ने जिस तरह कवरेज दिया, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि जनाब ये देखें लोग सड़कों पर आ गए हैं जनाब इदारों के ख़िलाफ़, और ये तो पूरी अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, सारे सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं इदारों के ख़िलाफ़। ये पूरी कवरेज, इतनी कवरेज अपने इलेक्शंस को नहीं देता होगा इंडिया, वहाँ पर अपने जलसों को नहीं जितनी इसको दी है उन्होंने। तो अब मैं ये कहूँ कि जी इसको दी है, इतना हाईलाइट किया है, तो असल में ये हुआ है जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया ना इदारों पर कि जी ये सारा कुछ इन्होंने किया है, इलेक्शन उन्होंने करवाए हैं, सरबराहान के नाम ले दिए हैं, इन्होंने किया है, इनको जवाब देना होगा, तुम लोग जवाब दो, तुम लोग जवाब दो, इसको लाए हो तुम लोग जवाब दो। तो फिर ठीक है, अच्छा फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ कि जी फिर तो अदालतों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे जी अदालतों में इसलिए नहीं हम जा रहे, या हम पार्लियामेंट में इसलिए बात नहीं करते, हमें पता है जी अदालतों में दबाव है, किसी ने हमारी सुननी नहीं है, या हमारे पास इनकी कोई उस तरह के सबूत नहीं है, लिहाजा हम इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। तो फिर इस तरह माशरे में अनारकी होगी कि कोई भी शख्स है वो कहे जी बस जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, चूँकि मैंने होते देखा है तो मैं फिर खुद ही कानून हाथ में लूँगा, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है तो बस मैं कहूँगा अदालतें, चूँकि मेरा उन पर यकीन नहीं है, और ख़ुद ही वहाँ पर कह रहे जी आर्टिकल 6 भी लगाओ फ़लाँ फ़लाँ पर। तो ऐसे कि मैं नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कह दूँ कि जी ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये रॉ के वो एजेंट हैं, रॉ से पैसे ले रहे हैं, भारत से उनकी एजेंसी से पैसे ले रहे हैं, और वही जो मामला अल्ताफ़ हुसैन का था बाद में प्रूव हो गया, ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ। तो मियाँ साहब के बारे में भी यूँ ही है, ये भी वहाँ गए हैं, ये भी उसी तरह की तकरीरें कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो सारा स्क्रिप्ट सेम है, वहीं से इनको पैसे भी आते हैं, सारा कुछ उसी तरह है। तो मैं कह देता हूँ क्या ये दुरुस्त है? अब अगर मेरे पास सबूत भी हों तो जब तक अदालत से सज़ा ना हो जाए तो मामला नहीं चल सकता आगे। और अगर हम इससे बाहर निकल कर हमने जाना है इदारों के ख़िलाफ़, उनके सरबराहान के ख़िलाफ़, अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है तो बाहर ही हमने इस तरह से मिलाइन करना है, तनाज़ात खड़े करने हैं, मुतनाज़ा बनाना है, तो फिर तो मुल्क में अनारकी होगी। तो स्टेट इसीलिए होती है कि फिर हम किसकी मानेंगे? एक एलिगेशन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लगा रहे हैं, एक जवाब दूसरी तरफ से आ रहा है, किसकी मानी जाएगी? कहीं तो कोई होगा कि जिसका फैसला करना है। क्या जलसे जुलूसों में फैसला करना है, या मुल्क में आपने इलेक्शन के तहत वोट्स के जरिए फैसला करना है? अगर तो आपने जलसे जुलूस में करना है तो ठीक है, फिर पार्टियां बुला लेंगे जी उसका जलसा बड़ा था, उसका जलसा बड़ा था, वहाँ पर फैसला करना है आपने एक कानून बना लिया, एक आइन के तहत आपने चलना है, रियासत उसके तहत चलनी है, उसी के मुताबिक होगा। आपको जो भी खदशात हैं, आपके पास इल्ज़ामात हैं, आपके पास सबूत हैं, आप ले आएँ अदालतों में। तो ये क्या वो जो डील जिस तरह की आप चाह रहे थे वो नहीं मिली आपको। इतने साल मरीम साहब भी खामोश रही, नवाज़ शरीफ साहब भी खामोश रहे, बाहर भी बड़े मज़े से चले गए, और आज बड़ी पुरजोश तकरीर कर रहे थे, इतनी बीमारियों के बावजूद। कमाल है वैसे माशाल्लाह। तो वो चले छोड़ देते हैं, उस बहस में नहीं जाते क्या हुआ, कैसे बाहर गए, वो फिर लंबी कहानी हो जाती है और मज़ीद। तो अब उस मायूसी में कि जो जो कुछ आप चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा, तो आपने कहा अच्छा जी अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो अब ये मैं हमला ही करता चला जाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि
चूँकि मियाँ साहब वो है जिस तरह एक बच्चा होता है और वो लाडला बच्चा के अच्छा मैं जीत नहीं रहा तो मैंने सारी गेम ही उलट पलट देनी है, तो वही बात उन्होंने की है। और इसमें उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अपने ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और मैं समझता हूँ जो नून लीग है, नून लीग, उसका मुस्तकबिल उन्होंने तारीक कर दिया है। अब मैं कितना ठीक हूँ ये आप ख़ुद देख लीजिएगा आने वाले वक्त में या अगले इलेक्शंस में। अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने यही बयानिया रखा और इसी पर अब चले तो मेरा ख़्याल है कि वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का आइन, कानून, इदारे वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह मुल्क में तबाही होगी। अगर इसी तरह से फिर हर किसी ने काम करना शुरू कर दिया एक दूसरे पर और इस तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, इतने संगीन इल्ज़ामात, गद्दारी जैसे इल्ज़ामात, और बात आगे बढ़ती चली गई, तो फिर तो मुल्क में केओस होगा। तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और लिहाजा बहुत से लोग नून लीग के वो इस वक्त सोच रहे होंगे कि क्या हो गया मियाँ साहब को, मियाँ साहब ने क्या कर दिया है। तो ख़ुद तो डूबे हैं, हमें भी ले डूबे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।